नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आपका जीवन बदल सकता है। सोचिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां आपको न तो शेयर के उतार चढ़ाव की चिंता हो, न महंगे फंड मैनेजर की फीस देने की, और फिर भी आप लंबे समय में अमीर बन सकते हैं। जी हाँ, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल जिसने करोड़ों लोगों को इन्वेस्टमेंट का एक आसान, सुलभ और सस्ते तरीके की ओर मोटिवेट किया। तो हम बात करेंगे जॉन सी बोगल के द कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल के बारे में। इस इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल में हम जानेंगे इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, फंड मैनेजर क्या होता है, इंडेक्स फंड कैसे म्यूचुअल फंड से बेहतर है, शेयर्स के दाम कैसे बढ़ते और घटते हैं, कैसे ज्यादातर इन्वेस्टर जीत को हार में बदल देते हैं, वॉरेन बफेट का इंडेक्स फंड पर भरोसे के बारे में हम बात करेंगे, एंड वॉरेन बफेट और टेड सेट्स की $1 मिलियन की शर्त के बारे में हम बात करेंगे। वॉरेन बफेट ने क्यों कहा सुई को खोजने की जगह पूरा घास का ढेर खरीद लो। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ कॉमन सेंस के साथ इन्वेस्टमेंट की वो बारीकियां जानेंगे जो आपकी जिंदगी को आर्थिक रूप से सुरक्षित और सफल बना सकती है। तो आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन सी बोगल के बारे में। जॉन सी बोगल को द फाउंडर ऑफ द वैनगार्ड ग्रुप, इस कंपनी के वो फाउंडर थे और उन्होंने $5.3 ट्रिलियन असेट को मैनेज किया था। इनको फादर ऑफ इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है और वैनगार्ड 500 नाम से पहला इंडेक्स फंड इन्होंने लॉन्च किया था, जो 1976 में इन्होंने लॉन्च किया था, जो पूरे मार्केट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। और इंडेक्स फंड को इन्होंने लोकप्रिय बनाकर इन्वेस्टमेंट का खेल ही बदल दिया था। इनके अनुसार एक आम निवेशक को मार्केट में अलग अलग शेयर चुनने के बजाय मार्केट के एक हिस्से को ही खरीद लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड और फंड मैनेजर क्या है। देखिए, जब भी एक कंपनी बनती है तो उसे ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए होता है। पैसा इकट्ठा करने का एक तरीका ये है कि वो कंपनी अपना कुछ हिस्सा शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। मान लीजिए कि कंपनी का 5% 1 लाख शेयर में बदल दिया जाए, तो इसका मतलब है कि अगर कोई 1 लाख शेयर को खरीदता है तो वो कंपनी का 5% का मालिक बन जाता है। अब जाहिर सी बात है, इन शेयर्स को बहुत सारे लोग खरीदते हैं ये सोचकर कि किसी दिन इन शेयर्स की वैल्यू बैंक के इन्वेस्टमेंट के रेट के मुकाबले ज्यादा बढ़ेगी, तो वो शेयर्स को बेचकर अपना प्रॉफिट कमा पाएंगे। अब जो लोग ऐसी इंडिविजुअल कंपनी खुद नहीं ढूंढ पाते, वो फंड मैनेजर के पास जाते हैं, यानी एक ऐसे इंसान के पास जिसे इन कंपनियों के बारे में नॉलेज होती है। ये लोग ऐसी कंपनी ढूंढने में माहिर होते हैं जो फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सके। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारा पैसा डूब गया तो इसका रिस्क कम करने के लिए फंड मैनेजर लोगों के रुपए को एक कंपनी में नहीं बल्कि अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए कि आपने 1 लाख दिया, मैंने 2 लाख दिया और किसी दूसरे लोगों ने भी अपने अपने हिसाब से पैसा दिया, तो फंड मैनेजर सारे पैसों को अलग अलग कंपनियों में लगा देता है और उससे जितना भी फायदा है नुकसान होता है वो सब मिलकर झेलते हैं। इसे ही म्यूचुअल फंड कहा जाता है। इंडेक्स फंड भी कुछ म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें पैसा फंड मैनेजर की मर्जी की कंपनी में नहीं बल्कि पहले से बनाए गए कुछ रूल्स के बेसिक पर लगाया जाता है। जैसे अगर हम अमेरिका के
S&P 500 की बात करें तो इस इंडेक्स फंड में पैसा हमेशा अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों में उनकी मार्केट कैप के हिसाब से लगाए जाते हैं। वैसे ही इंडिया में निफ्टी 50 का नाम इंडेक्स फंड है, यानी अगर हम इस इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो वो सारे पैसे को इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में उनके मार्केट कैप के हिसाब से लगा देते हैं। जॉन ने यही बताया है कि कोई भी म्यूचुअल फंड लॉन्ग रन में किसी भी इंडेक्स फंड को मात देकर आगे नहीं निकल सकता, इसलिए हमें अपना पैसा हमेशा इंडेक्स फंड में लगाना चाहिए। आइए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है जो बाजार के एक निश्चित इंडेक्स जैसे S&P 500 या निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। इसका मतलब है कि इस फंड में जितनी कंपनियां उस इंडेक्स में हैं वे सभी आ जाती है। मान लीजिए आप एक खेत में हर बीज को जांचने के बजाय पूरा खेत खरीद ले, यही आइडिया इंडेक्स फंड का है। चलिए अब बात करते हैं इंडेक्स फंड वर्सेस म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड की तुलना में इंडेक्स फंड सस्ते होते हैं क्योंकि इनमें फंड मैनेजर की जरूरत नहीं होती। एक्टिव फंड में अक्सर निवेशक फंड मैनेजर को ज्यादा फीस देते हैं ताकि वो अच्छे स्टॉक चुन सके, लेकिन क्या वे सफल होते हैं? आंकड़े बताते हैं कि लंबे समय में अधिकतर एक्टिव फंड्स इंडेक्स फंड से पिछड़ जाते हैं। एक्टिव फंड किसे कहते हैं, आइए ये जानते हैं। एक्टिव फंड जस्ट लाइक ए म्यूचुअल फंड होता है। उसमें एक फंड मैनेजर स्टॉक चुनता है और तय करता है कि कौन से शेयर कब खरीदने बेचने हैं, लेकिन इसमें एक समस्या है। स्टॉक्स चुनने के लिए जो फीस लगती है वो आपके रिटर्न को कम कर सकती है। पैसिव फंड जिसे इंडेक्स फंड बोलते हैं में फंड मैनेजर स्टॉक्स नहीं चुनता, वो बस इंडेक्स के हिसाब से स्टॉक्स में शामिल रहता है। इसका फायदा ये होता है कि इसमें फीस कम होती है और ज्यादातर समय इसका प्रदर्शन बेहतर बना रहता है। चलिए अब बात करते हैं इंडेक्स फंड कैसे म्यूचुअल फंड से बेहतर है। इसके लिए हम एक कहानी से समझते हैं। यूएस में एक रिच फैमिली थी जिन्होंने अमेरिका के मार्केट के सारे टॉप शेयर्स खरीद रखे थे। जब भी कोई कंपनी ग्रो करने के लिए अपना शेयर मार्केट में निकालती तो वो उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते। इस तरह वो और अमीर होते जा रहे थे। इस परिवार का हर मेंबर अमीर हो रहा था और बहुत खुश था, लेकिन कुछ समय बाद परिवार के कुछ मेंबर्स एक्सपर्ट की सलाह लेने लगे। क्योंकि सारे शेयर्स इसी परिवार में ही थे तो एक्सपर्ट ने उनसे कहा कि वो कुछ शेयर्स बेच दे और बदले में उन्हें दूसरी कंपनी के शेयर खरीद ले। इससे ये फायदा होगा कि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है उसके शेयर्स से उन्हें जो फायदा होगा उससे उनका रिटर्न बढ़ेगा। उन लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन रिटर्न बढ़ने के बजाय कम होने लगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एक्सपर्ट्स जो एडवाइस देते थे उसके लिए कमीशन चार्ज करते थे। थोड़ा समय बीतने के बाद रईस परिवार को लगा कि उनका ये प्लान काम नहीं कर रहा है, इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें और भी ज्यादा एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है जिन्हें और भी ज्यादा नॉलेज हो और जो बेहतर तरीके से उनके शेयर्स को मैनेज कर सके। अब वो और मैनेजर्स को हायर करने लगे। अभी उन्हें मैनेजर्स को फीस भी देनी पड़ती थी। इसके साथ साथ जब भी शेयर खरीदा या बेचा जाता था तो उसके लिए भी कमीशन देना पड़ता था। इन मैनेजर्स ने अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए जरूरत ना होने के बावजूद भी शेयर्स खरीदना शुरू कर दिया। अब इस वजह से रिच फैमिली को इन्वेस्टमेंट पे कम रिटर्न मिलने लगा, यहाँ तक कि कई बार बहुत ज्यादा नुकसान भी होने लगा। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये सारे एक्सपर्ट्स और मैनेजर की सलाह एकदम बेकार है। उन्हें पहले की तरह ही अमेरिका की टॉप कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि जब भी कोई कंपनी ग्रो करे तो उसका फायदा उन्हें मिल सके। जॉन का भी यही मानना है कि अगर एक आम आदमी इधर उधर के बजाय अपने देश के इंडेक्स फंड में पैसा लगाए, यानी अपने देश की टॉप कंपनियों में पैसा लगाए, तो उसे लंबे समय तक होल्ड करे तो उन्हें ज्यादा फायदा होगा। तो आइए दोस्तों,
आगे देखते हैं शेयर्स के दाम कैसे घटते और बढ़ते हैं। शेयर मार्केट में शेयर के दाम कंपनी के प्रदर्शन और मार्केट की डिमांड के आधार पर बढ़ते और घटते हैं। यदि किसी कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है तो उसके शेयर की मांग भी बढ़ जाती है, जिससे कीमत भी बढ़ जाती है। वहीं अगर मार्केट में मंदी या कंपनी का प्रदर्शन घटिया है तो उसके शेयर्स की कीमत घट जाती है। लेकिन इंडेक्स फंड में इन उतार चढ़ाव से ये फायदा है कि बाजार में लंबे समय में औसतन ग्रोथ होती है। अब हम सब जानते हैं कि किसी भी कंपनी के शेयर की वैल्यू कभी बढ़ जाती है तो कभी कम हो जाती है। क्या आपके मन में सवाल नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है? तो जॉन का कहना है कि ऐसा दो कारण से होता है। पहला तो यह कि उस कंपनी की अर्निंग यानी कंपनी असल में कितना प्रॉफिट कमा रही है। अगर अर्निंग बढ़ेगी तो शेयर का दाम भी बढ़ना चाहिए, और अगर अर्निंग कम होती है तो शेयर का दाम भी गिरना चाहिए। और देखा जाए तो एक शेयर के दाम पर सिर्फ इसी का असर पड़ना चाहिए, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। शेयर का दाम अलग अलग चीजों का काफी असर पड़ता है। लोगों के इमोशन यानी भावनाओं का भी इस पर असर होता है। इस इमोशन को पी रेशो से मेजर किया जाता है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो से। आइए पहले इसे समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। आप एक कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और एक साल के बाद वो कंपनी आपको 5 रुपये कमा कर देती है। तो इस कंपनी का पी रेशो हुआ प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, यानी 100/5 यानी 20। पी रेशो 20 का मतलब हुआ कि लोग एक साल में 1 रुपया कमाने के लिए उस कंपनी में 20 रुपये लगाने को तैयार है। अगर इसी कंपनी का पी 50 हो जाए तो इसका मतलब है कि लोगों को भरोसा है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और एक साल में 1 रुपये कमाने के लिए वो इसमें 50 रुपये इन्वेस्ट करने को तैयार है। इसी तरह अगर पी कम हो जाए तो यानी लोगों को कंपनी से ज्यादा उम्मीद नहीं है तो वो इसमें कम पैसा लगाना चाहेंगे। इस तरह पी रेशो का भी शेयर के दाम पर बहुत असर होता है। हमने देखा कि शेयर के दाम दो वजह से कम या ज्यादा हो सकते हैं, कंपनी की अर्निंग से और लोगों के इमोशन से। जब कंपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करके प्रॉफिट कमाती है तो उसका असर शेयर के दाम पर होता है, और जब लोगों की उम्मीद कंपनी के प्रति बढ़ती या कम होती है तो इसका भी असर होता है, जिसे हमने पी रेशो के जरिए समझा। लेकिन लॉन्ग रन में पी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी की असली वैल्यू उसके अर्निंग पावर से डिसाइड होती है और शेयर का फाइनल प्राइस लंबे समय में कंपनी की अर्निंग पावर को दिखाता है। चलिए अब बात करते हैं कैसे ज्यादातर इन्वेस्टर जीत को हार में बदल देते हैं। जॉन का कहना है कि फंड मैनेजर की फीस का और इनकम टैक्स का आपके रिटर्न पर कितना फर्क पड़ता है, और जीती हुई बाजी आप हार जाते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम 50 साल का डेटा एनालाइज करते हैं। इक्विटी फंड, एक्टिव फंड मींस म्यूचुअल फंड का, एंड S&P 500 इंडेक्स फंड का। अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं दोनों में और अगर 8% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं तो एक्टिव फंड में आपको फंड मैनेजर का फीस भी देना पड़ेगा जो अराउंड 2.50% होगा। तो आपका एक्चुअल रिटर्न घटकर 5.5% हो जाएगा। तो 50 साल में 1 लाख के आपके बनेंगे 14,54,193 रुपए बनेंगे। वहीं अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं और सिमिलर रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फंड मैनेजर का फीस लगभग 0 होता है। तो
यहाँ पर 8% के रिटर्न के हिसाब से आपका 1 लाख का 46,90,169 रुपए बनेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि फंड मैनेजर की फीस का कितना इम्पैक्ट पड़ता है आपके रिटर्न्स पर। चलिए अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस। तो फिर से हम एक डेटा लेकर चलते हैं एक्टिव फंड और S&P 500 इंडेक्स फंड का लास्ट 25 ईयर का डेटा अगर हम एनालाइज करते हैं तो उसका रिटर्न लगभग 10% है एक्टिव फंड्स का, एंड S&P 500 का 12.30% है। अब इसमें हम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं तो एक्टिव फंड्स में आपका टैक्स ज़्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ पर आप बार बार खरीद और बिक्री होगा शेयर्स का। 1.5% टैक्स लगेगा आपका। एक्चुअल रिटर्न आपका 8.50% रह जाएगा। और अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उसका 25 साल बाद आपका 6,68,675 रुपए का रिटर्न बनेगा आपका। वहीं अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक्चुअल रिटर्न 11.7% के हिसाब से 1 लाख का आपका 14,89,751 रुपए बनेगा। तो जॉन कहते हैं कि ज्यादातर निवेशक अपनी जीती हुई बाजी को हार में बदल देते हैं बिकॉज ऑफ फंड मैनेजर की फीस और टैक्सेस की वजह से। जॉन कहते हैं अगर कोई भी इन्वेस्टर एक्सेसिव ट्रेडिंग कर रहा है तो वो भी उसके रिटर्न को कम कर देता है। इससे उसका ब्रोकेज व अन्य शुल्क बढ़ जाते हैं जिससे कुल रिटर्न कम हो जाता है। इसके अलावा अत्यधिक ट्रेडिंग करने से भावनात्मक निर्णय सही नहीं ले पाते हम, तो वहां से भी रिस्क बन जाता है। जॉन का मानना है कि इन्वेस्टमेंट एक लंबी दौड़ है और अल्पकालिक उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए। कई निवेशक सोचते हैं कि महंगे फंड मैनेजर उनके पैसे को बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं, परंतु फंड मैनेजर भी इंसान है और वे भी गलतियां करते हैं। इसके अलावा फंड मैनेजरों के शुल्क काफी ज्यादा होते हैं जो रिटर्न को कम कर देते हैं। जॉन बोगल ने इंडेक्स फंड का विचार दिया है जिसमें फंड मैनेजर बाजार के एक इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे कि S&P 500 इंडेक्स फंड में फीस कम होती है और लंबे समय में ये एक्टिवली मैनेज किए जाने वाले फंडों को आमतौर पर आउट परफॉर्म कर देते हैं। जब बाजार गिरता है तो निवेशक डर जाते हैं और अपने शेयर बेच देते हैं। जब बाजार बढ़ता है तो वे लालच में आ जाते हैं और ज्यादा शेयर खरीद लेते हैं। तो ये एक भावनात्मक समस्या है जिसका इन्वेस्टर को नुकसान होता है। भावनात्मक निर्णय लेने से निवेशक अक्सर गलत समय पर खरीदते और बेचते हैं। जॉन ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट का एक भावनात्मक खेल नहीं बल्कि एक तार्किक खेल है। निवेशकों को अपने भावनाओं पर काबू रखना चाहिए और एक लंबी अवधि के दृष्टिकोण के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। बोगल के सिद्धांतों को अपनाकर आप भी एक सफल निवेशक बन सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट लक्ष्य को स्पष्ट रखें, अपने खर्चों को कम करें, अपने पोर्टफोलियो को विविधता पूर्वक बनाएं, नियमित रूप से मूल्यांकन करते रहें। चलिए अब बात करते हैं वॉरेन बफेट का इंडेक्स फंड पर भरोसे की। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, सुई को ढूंढने के बजाय पूरा घास का ढेर खरीद लो। उनका मानना है कि एक्टिव फंड से बेहतर परफॉर्मेंस इंडेक्स फंड से मिल सकती है। 2008 में बफेट ने प्रोफेशनल हेज फंड मैनेजर्स के खिलाफ $1 मिलियन की बेट लगाई थी।
कि इंडेक्स फंड 10 साल में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और उन्होंने ये शर्त जीत भी ली। वॉरेन बफेट का इंडेक्स फंड पर भरोसा इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक बेहतर दिलचस्प कहानी है। इसे समझने के लिए हमें 2007 में चलना होगा, जब बफेट ने एक ऐसी चुनौती दी जिसने पूरी इन्वेस्टमेंट की दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। वॉरेन बफेट ने, जो इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एक लीजेंड माने जाते हैं, का मानना है कि अधिकतर प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो एक्टिव फंड चलाते हैं और शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को मात देने का दावा करते हैं, लंबे समय में इंडेक्स फंड से पीछे रह जाते हैं। उनका तर्क था कि बाजार में निरंतर सक्रिय रहने और स्टॉक्स चुनने के चक्कर में जो फीस लगती है वो अक्सर निवेशकों को रिटर्न को खा जाती है। अब हम बात करते हैं वॉरेन बफेट और टैड सीड्स की $1 मिलियन की शर्त की। बफेट ने यह ऐलान किया कि वे 1 मिलियन की शर्त लगाएंगे कि अगले 10 सालों में एक साधारण S&P 500 इंडेक्स फंड, जो अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है, किसी भी हेज फंड या प्रोफेशनल मैनेज फंड से बेहतर प्रदर्शन करेगा। प्रोफेशनल मैनेजर्स का दावा और बफेट की शर्त, यह चुनौती प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के लिए किसी ताने से कम नहीं थी। हेज फंड मैनेजर्स को यह बात बुरी लगी क्योंकि उनका दावा था कि उनके पास शेयर चुनने की रणनीति, रिसर्च एंड फंड मैनेजमेंट की तकनीकें इतनी बेहतर है कि वे किसी भी साधारण इंडेक्स फंड से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। एक प्रसिद्ध हेज फंड मैनेजर टैड सीड्स, जो पोर्टेज पार्टनर्स के सह संस्थापक थे, ने बफेट की चुनौती को स्वीकार किया। बफेट और सीड्स ने यह शर्त लगाई कि अगले 10 सालों में 5 अलग अलग हेज फंड का औसतन प्रदर्शन S&P 500 इंडेक्स फंड से बेहतर होगा या नहीं। दोनों पार्टियों ने 1 मिलियन की राशि को एक अकाउंट में रख दिया। 2008 में शर्त की शुरुआत हुई और पहले साल में ही हेज फंड को बड़ा झटका लगा। उस साल वैश्विक आर्थिक संकट की वजह से मार्केट में बड़ी गिरावट आई और दोनों ही पक्षों ने रिटर्न बुरी तरह प्रभावित हुए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इंडेक्स फंड की सरलता और कम फीस की वजह से इसका प्रदर्शन स्थिर होता गया, जबकि हेज फंड लगातार फीस और कॉम्प्लेक्स रणनीतियों में उलझे रहे। शर्त के दौरान हेज फंड ने कई जटिल ट्रेडिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें बड़ी फीस और प्रशासनिक खर्चे भी जुड़े थे, जबकि S&P 500 इंडेक्स फंड ने अपनी सादगी के कारण मार्केट की बढ़त का फायदा उठाया, जिससे न तो ज्यादा फंड मैनेजमेंट खर्चा था और न ही स्टॉक्स चुनने की समस्या। बफेट का कहना था कि यह सादगी और कम खर्च ही इंडेक्स फंड को बेहतर बना देते हैं। चलिए अब बात करते हैं रिजल्ट की। 2017 में 10 साल की यह शर्त समाप्त हुई और नतीजे बिल्कुल साफ थे। S&P 500 इंडेक्स फंड ने लगभग 7% की सालाना रिटर्न दी, जबकि हेज फंड की औसत रिटर्न केवल 2 से 3% सालाना थी। इसके कारण बफेट ने यह शर्त जीत ली और उनका यह विश्वास पुख्ता हो गया कि अधिकतर निवेशकों के लिए इंडेक्स फंड सबसे सही और आसान विकल्प है। बफेट ने अपने अनुभव से यही संदेश दिया कि अधिकतर निवेशक जो मार्केट को हराने के बजाय उसके साथ चलना चाहिए। उन्होंने बार बार कहा, सुई को ढूंढने के बजाय पूरा घास का ढेर खरीद लो। इसका मतलब था कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना बाजार का औसत हिस्सा खरीदने जैसा है, जो लंबे समय में स्थिर और बेहतर रिटर्न दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कंक्लूजन का। वॉरेन बफेट की यह शर्त और उनका इंडेक्स फंड में भरोसा कई नए निवेशकों के लिए एक उदाहरण बन गया। वे कहते हैं कि आपको अमीर बनने के लिए रोजाना स्टॉक्स को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं, बस एक सस्ता और लंबी अवधि का इंडेक्स फंड खरीदें और उसे वहीं छोड़ दें। यह कहानी सिर्फ एक
शर्त जीतने की नहीं थी, बल्कि यह साधारण इन्वेस्टमेंट के लाभ को समझने की भी थी। उसके इस कदम ने साबित कर दिया कि सादगी में ही समझदारी है और लंबी अवधि में एक औसत निवेशक के लिए इंडेक्स फंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस शर्त के बाद से ही दुनिया भर के लोग इंडेक्स फंड को एक सुरक्षित और बेहतर इन्वेस्टमेंट विकल्प के रूप में देखने लगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे द कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग की सादगी में ही इन्वेस्टमेंट की सफलता छुपी है। जॉन बोगल और वॉरेन बफेट जैसे महान निवेशकों का मानना है कि इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्टमेंट करके आप न सिर्फ कम रिस्क उठा सकते हैं, बल्कि लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, तो महंगे फंड मैनेजर्स या ट्रेडिंग के बजाय एक सिंपल इंडेक्स फंड का विचार जरूर करें। इन्वेस्टमेंट की दुनिया को समझना आपके हाथ में है और सही ज्ञान के साथ आप भी अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। द कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग की इस सोच ने आपको भी इन्वेस्टमेंट के नए तरीके के बारे में सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो आप मिस ना करें। और हाँ, नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस तरह के इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हैं, या क्या आपने पहले कभी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है। हमें आपकी राय और सवाल सुनना बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।